शादी के बाद रानी अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सास ससुर के अलावा जेठ और जेठानी भी थे। रानी ने पैर मारकर चावल से भरा लोटा गिरा दिया। तभी सास ने कहा, बड़ी बहू जल्दी से ये चावल बटोर लो, अभी रानी बहू इन्हीं चावल की खिचड़ी बनाएगी। जी सासू माँ। जेठानी ने सारे चावल उठा लिए। ये सब देखकर रानी को बड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, हो सकता है इन्हीं चावल से खिचड़ी बनाने की कोई परंपरा होती होगी इस घर में। घर के अंदर आते ही उसके पति विक्रम ने कहा, माँ मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो हम सबको भी लगी है, अब जल्दी से रानी से पहली रसोई की रस्म करा लेते हैं। बड़ी बहू रानी को ये चावल दे दो, खिचड़ी बना लेगी। माँ जी इतने कम चावल में सभी लोग खाना खा लेंगे? ये क्या कह रही है बहू, इन चावलों में कम से कम 3 बार खिचड़ी बनानी है तुझे। ये सब जानकर रानी बहुत हैरान हो गई। खैर वो अपने ससुराल वालों की बात टाल तो सकती नहीं थी और सीधी सादी भी बहुत थी, इसलिए उसने थोड़े से चावल में खिचड़ी बना दी। सभी लोगों ने सिर्फ गिनती के 2-2 चम्मच खिचड़ी खाए और सभी का पेट भर गया। मेरा पेट तो कुछ ज्यादा ही भर गया। अब तो मुझे नींद भी आ रही है। तुम दोनों भी जाओ, आज तुम दोनों की सुहागरात है, मुबारक हो। मैंने भी आज कुछ ज्यादा ही खा लिया, 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच ले लिए, फालतू का खर्चा हो गया। चलो मैं भी सोता हूँ, तुम सब भी सो जाओ, थक गए होंगे सब लोग। अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहिए। भैया भाभी मैं भी जा रही हूँ सोने, मैंने भी बहुत खा लिया आज। ये सब देखकर रानी को बहुत अजीब लगा। खैर वो अपने पति विक्रम के साथ कमरे में जाकर बातचीत करने लगी। विक्रम जी पक्का बताइए, आप लोगों का पेट भर गया है ना, या फिर आप लोग मुझसे ज्यादा काम नहीं करवाना चाहते थे इसलिए इतना थोड़ा सा खाना बनवाया? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम लोगों का पेट तो कुछ ज्यादा ही भर गया है। मुझे पता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया है और नींद में ये सब बोल रही हो। खैर दोनों की सुहाग रात हुई और सुबह रानी जल्दी उठकर बाथरूम में नहाने जाने लगी। तभी विक्रम की नींद खुली। उसने रानी का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर खींच लिया। कहाँ जा रही हो रानी? मैं बाथरूम में नहाने जा रही हूँ, छोड़िए मुझे। पागल वागल हो क्या तुम? इतनी ठंड पड़ रही है और तुम नहाने जा रही हो? और वैसे भी अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने नहाया होगा, शादी थी तुम्हारी। ऐसा करो सिर्फ शौच कर लेना, बाकी कुछ भी मत करना। फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए इतनी ठंड में। अगर तुमने नहाया तो पूरे परिवार वाले पूरा घर सर पर उठा लेंगे। रानी अपने पति की बात टाल नहीं सकती थी, लेकिन उसे ये भी अजीब लगा। वो सिर्फ शौच करके बाहर आ गई। विक्रम उठा, उसने शौच भी नहीं किया और वही रात वाली शेरवानी फिर से पहन ली। ये क्या, आपने तो वही दूल्हे वाली शेरवानी फिर से पहन ली? 1 साल पैसा इकट्ठा करके मैंने ये शेरवानी बनवाई थी और सबको बहुत पसंद भी आई थी, तो मैं दूसरे कपड़े क्यों पहनूं? जब तक ये शेरवानी बर्बाद नहीं हो जाती, फट नहीं जाती, तब तक मैं सिर्फ यही पहनूंगा। और तुम भी वही दुल्हन वाली साड़ी ही पहनोगी, और कुछ मत पहन लेना। खैर रानी ने भी वही साड़ी पहन ली। दोनों लोग बाहर आ गए। तभी रानी ने अपनी सास को बोला, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ और कुछ नाश्ता करना हो तो बताइए, मैं वो भी बना देती हूँ। बहू हमें बेफिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए, सुबह नाश्ता करने की क्या जरूरत है, अभी तो रात का खाना ही नहीं पच पाया है। ऐसा करो हम सबके लिए 1-1 चम्मच चाय बना दो। 1-1 चम्मच चाय? 1-1 चम्मच चाय से क्या हो जाएगा? लगता है हमारी बहू भी एक ही दिन में हमारे रंग में रंगने लगी है। 1-1 चम्मच चाय शायद बहू को ज्यादा लग रही है। तो बहू ऐसा करना कि सिर्फ 1 चम्मच चाय बना देना, हम सब लोग 1-1 बूंद चाय पी लेंगे। अरे नहीं, मैं 1-1 चम्मच ही चाय बना देती हूँ सबके लिए। रानी किचन में जाकर सबके लिए 1-1 चम्मच चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते वो खुद से ही बातें करने लगी। मेरे ससुराल वाले तो कुछ ज्यादा ही कंजूस हैं। इतनी कंजूसी मैंने तो आज तक किसी फिल्म में भी नहीं देखी। बताओ 1-1 चम्मच चाय कौन पीता है? मैं तो इस घर में अभी नई आई हूँ, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन ये आखिर कब तक चलता रहेगा? मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। कल रात भी सिर्फ मैंने 2 चम्मच खिचड़ी खाई थी। तभी किचन में उसकी ननद और जेठानी भी आ गए। अरे भाभी इतनी देर हो गई, इतने में तो पूरे गांव की चाय बन जाती। देखो चाय गर्म तो हो गई है। ननद जी जब तक चाय अच्छी तरह से उबल ना जाए तब तक चाय पीने में मजा नहीं आता। इतने में जेठानी ने गैस बंद कर दी। देवरानी जी चाय ज्यादा उबालने से क्या हो जाएगा? खौलते हुए चाय तो कोई पी नहीं पाएगा, ये तो ठंडी हो रही है। इस वजह से बस थोड़ा सा चाय का पानी गर्म हो जाए उतना ही काफी है, वरना हम लोग तो चाय को गैस पर पकाते ही नहीं है। रात में चाय पत्ती को पानी में घोल कर रख देते हैं और सुबह पी लेते हैं। ठंड की वजह से थोड़ा बहुत गर्म करना पड़ता है, फालतू में गैस की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। ये सब सुनकर रानी को कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगा। खैर सभी लोगों ने 1-1 चम्मच चाय को 10 बार में खत्म किया।
आप सभी लोगों ने अभी तक वही बारात वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्यों बहू, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? इतनी ठंड में दूसरे कपड़े क्यों पहने हम लोग? फालतू में पानी खर्च होगा, बिजली खर्च होगी। तेरे पति ने तुझे कुछ समझाया नहीं? जब तक ये कपड़े फट नहीं जाते तब तक हम लोग यही पहने रहेंगे। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रानी को बहुत भूख लग रही थी। दोपहर के वक्त रानी ने अपनी सास को बोला, सासू माँ, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? बहू, अभी कल रात में ही तो पेट भर के खाया था, इतनी जल्दी खाने की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो मैं तुझे इस घर के नियम बता देती हूँ। हम लोग सिर्फ रात में खाना खाते हैं। और हाँ, घर की सभी लाइटें बंद करके सो जा। फालतू में बिजली खर्चा नहीं करनी चाहिए। रात में जब घर के सारे मर्द काम से लौट आएंगे तभी लाइट चालू करना और तभी खाना बनाना। खैर, रानी ने अपनी सास के कहने पर घर की सारी लाइटें बंद करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे नींद तो आ नहीं रही थी, इसीलिए वो अंधेरे में रजाई के अंदर इधर से उधर करवटें बदलती रही। उसे भूख भी बहुत तेज लगी हुई थी। मेरे माँ बाप ने ना जाने कौन से कंजूस खानदान में मेरी शादी तय कर दी। खैर, भूख से तड़पते हुए रानी भी सो गई। रात को जब उसका पति काम से वापस आया तब रानी को थोड़ी राहत मिली। वो अभी तक शेरवानी में ही था। अच्छा हुआ आप आ गए। अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं सासू माँ से पूछकर खाना बना देती हूँ। अरे, इतनी ठंड में हाथ मुंह क्यों धोऊं मैं कहीं मजदूरी करने गया था क्या? फालतू में पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो कहावत नहीं सुनी तुमने, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। खैर, उसके बाद रानी भागकर अपनी सास के पास गई और खाने के बारे में पूछने लगी। बहू, ऐसा करना, एक आलू की सब्जी बना लो और एक रोटी बना लेना। सभी लोग एक एक दो दो निवाले खा लेंगे और यही हर रात तुझे बनाना है। जहां अभी तक रानी भूख की वजह से तड़प रही थी, उसे लग रहा था कम से कम रात को भरपेट खाना मिलेगा। ये उम्मीद भी उसकी टूट गई। उसने सिर्फ एक रोटी और एक आलू की सब्जी बना दी। सभी एक एक निवाला खाकर डकार मारने लगे। ये सब देखकर रानी को गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। फिर रात में 12 बजे चुपके से रानी अपने लिए किचन में जाकर खाना बनाने लगी। तभी उसकी सास वहां पर आई और सारा खाना उठाकर बाहर फेंक दिया और गुस्से से बोली, आज के बाद अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुझे भी उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। तेरी वजह से आज इतना खाना बर्बाद हुआ है। जितना खाना 1 महीने में हम लोग खाते हैं उतना तू अकेले खाने जा रही थी। तो इस तरह रानी उस कंजूस ससुराल में फंस चुकी थी। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। हर रात सिर्फ एक निवाला खाकर रानी किसी तरह जिंदा थी। ना ही कोई नहाता था और ना ही कोई ढंग से खाना खाता था। अभी तक सभी लोग वही शादी वाले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इसका परिणाम ये रहा कि रानी तो बुरी तरह बीमार ही पड़ गई। पूरा ससुराल बीमार पड़ गया। किसी तरह विक्रम डॉक्टर को बुलाकर लाया। तब डॉक्टर ने कहा, मैंने आप सभी लोगों का चेकअप किया। आपके शरीर में ना हीमोग्लोबिन है ढंग से, ना ही प्रोटीन है, और जीवित रहने के लिए जो भी चाहिए होता है वो कुछ भी आप लोगों के शरीर में नहीं बचा है। बहुत सारी बीमारियों ने आप लोगों को घेर लिया है। आप लोगों को परिवार सहित 2 महीने अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। हर रोज नहाना पड़ेगा, जो हम खिलाएं वही खाना पड़ेगा। अब मजबूरी में पूरे परिवार को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, लेकिन 2 महीने एडमिट रहने पर लाखों रुपए खर्च हो गए। जब सभी लोग ठीक होकर वापस घर लौटे तब उसके ससुर ने कहा, आज हमें अस्पताल में पूरा खाना खाकर पता चला कि इतना भी हम खाना खा सकते हैं। आज हम मौत से बचकर लौटे हैं। अस्पताल में हमारा इतना पैसा खर्चा हो गया जितना हमारी पूरी जिंदगी में खर्च नहीं हुआ। इसीलिए आज के बाद हम सभी हर रोज नहाएंगे और पौष्टिक खाना खाएंगे। हमारी वजह से बहू का भी बुरा हाल हो गया। हमें माफ करना बहू। उस घटना के बाद उस परिवार की कंजूसी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और रानी अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जानकीनाथ अपने हाथ में मिठाई के एक नहीं 2 डिब्बे लेकर आए और अपनी पत्नी सुलोचना से बोले, अरे सुलोचना, ये लो देसी घी के मोतीचूर के लड्डू, ये लाया हूं मैं। हाँ, सबका मुंह मीठा करवा दो। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूं। हम एक नहीं 2 बच्चों के दादा दादी बनने वाले हैं। ये रेखा बहू और राधा बहू, ये लो। अनिल और सलील का भी मुंह मीठा करवा दो। ये लो सुलोचना, तुम भी खाओ। यहाँ मैं चिंता में घुले जा रही हूँ। दोनों बहुएं एक साथ गर्भवती हैं। अब खर्चा और बढ़ जाएगा और इन्हें देसी घी के लड्डू खिलाने की पड़ी है। एक ही डिब्बा खरीद लाते, 2 डिब्बों पर पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी। लाओ, दूसरा डिब्बा इधर दो। उसे खोलने की जरूरत नहीं है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अभी इन दोनों के मायके से कोई बधाई देने आएगा तब खोल लेंगे। देखा भाभी,
माँ जी की कंजूसी भरी बातें शुरू हो गई। अब पता नहीं 9 महीने तक ये हमारा क्या हाल करेंगे। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। आओ तुम और मैं मिलकर चाय पीते हैं। कल अनिल बाजार से आते हुए अचारी मठरी लाए थे, वो खाते हैं। अरे मठरी का डिब्बा यहीं तो रखा था, कहाँ गया? माँ जी, रसोई में मठरी का डिब्बा रखा था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कौन सी मठरी? वो अचारी मठरी? वो मैंने संभाल कर रख दी है। अब कोई मेहमान आ जाए तो नाश्ते के सामान के लिए दुकानों पर भागते रहो। 1-2 चीजें तो रखी होनी चाहिए ना। माँ जी, भाभी का मठरी खाने का ही तो मन था, तभी तो उन्होंने चाय बनवाई थी। अच्छा ये बात है। अब मैं तुम्हारे मन थोड़े ही मारूंगी। रुको, मैं मठरी का डिब्बा लाती हूँ। ये लो रेखा बहू, आधी मठरी तुम्हारी और ये आधी मठरी राधा बहू तुम खा लो। अब ये ना कहना तुम्हारी सास कंजूस है, तुम्हारा मन मारती है। तो इसमें कौन सा झूठ है, आप तो हो ही कंजूस मक्खी चूस। राधा धीरे बोल, माँ जी सुन लेंगी। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ मक्खी अक्षर सुना। अरे कुछ नहीं, मैं आपको ये कह रही थी कि आप चाय पी लो, वरना चाय में मक्खी गिर जाएगी। अरे तो क्या हुआ, निचोड़ कर फेंक दूंगी मक्खी को। बेचारी वैसे भी बिना हड्डी की होती है, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अब इतनी चीनी पत्ती दूध डली चाय एक मक्खी गिरने से फेंक थोड़ी दूंगी। पर मेरी चाय में मक्खी दिख तो नहीं रही राधा बहू। आपसे डरकर उड़ गई होगी माँ जी। अब बस भी कर राधा, बेकार में माँ जी से उलझ रही है। उनकी तो आदत है कंजूसी करने की। रेखा भाभी, आपकी शादी को 4 साल हो गए, आप तो धन्य हो जो इन्हें झेल रही हो। कोई बात नहीं राधा, माँ जी तो ऐसी ही हैं, उन्हें बदलना मुश्किल है। पर तुम्हारे शुभ कदमों से मैं भी शादी के 4 साल बाद गर्भवती हुई हूँ। मेरे लिए इस बात से ज्यादा जरूरी अभी कुछ भी नहीं। अरे आप बेफिक्र रहो भाभी, हम दोनों एक साथ स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगे। चाय पीते हैं, ठंडी हो जाएगी। हाँ, और वो भी आधी मठरी के साथ। रेखा और राधा दोनों खिलखिलाकर हंस देती हैं। रेखा भाभी, गली में अमरूद का ठेला भरकर निकल रहा है। कच्चे कच्चे अमरूद है, खाओगी? मेरा तो बहुत मन कर रहा है। साथ पे काला नमक ऊपर छिड़क दो तो जिंदगी का मजा ही आ जाए। कच्चे कच्चे अमरूद। तेरी बात सुनकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। पर वो देख, माँ जी दरवाजे के बीच कुर्सी डालकर बैठी हैं। पता नहीं सुबह से अपने एक फटे ब्लाउज को सिलने में लगी हुई है। 36 बार एक ही जगह से ब्लाउज फटता है, पर उसे सिलने में लग जाती है। जब तक ब्लाउज की धज्जियां नहीं उड़ जाएंगी, ये उसे पहनना थोड़ी छोड़ेंगी। जा पूछ ले, पता चल जाएगा तुझे भी। माँ जी, अमरूद का ठेला भरकर निकल रहा है। मेरा और भाभी का अमरूद खाने का बहुत मन था, मैं ले लूं भैया से? तुम दोनों बहुओं को भी चैन नहीं है। मैं भी तो गर्भवती हुई थी, मजाल है रोटी सब्जी के सिवा कुछ और खा लिया हो। ओ भैया अमरूद वाले, क्या भाव दिए अमरूद? 70 रुपए किलो दिया है, एकदम बढ़िया ताजा अमरूद है बहन जी। 70 रुपए किलो? अरे इतनी लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। सही भाव लगा भैया। 60 रुपए लगा दूंगा, इससे कम दाम नहीं होंगे। अच्छा एक काम कर, ये छोटे छोटे 2 अमरूद देख कितने हुए? 15 रुपए के बनेंगे। ये वाला रहने दे, ठीक नहीं लग रहा, ये एक ही तोल दे। ये 8 रुपए का बैठा है। अरे कैसे 8 रुपए का? ये ले 7 रुपए 50 पैसे। ला इधर दे अमरूद। ये अठन्नी अब कोई नहीं लेता माता जी, हैं? ये अपने पास ही रखो। नहीं लेनी मत ले अठन्नी, मेरे काम आ जाएगी। इस अठन्नी की मैं हरी मिर्च खरीद लूंगी और इसे मैं माताजी दिखाई देती हूँ। बड़ा आया माताजी बोलने वाला, इतने बेकार अमरूद लेकर घूम रहा है। ये लो अमरूद, आधा आधा काट कर खा लो। तुम दोनों भी मेरा खर्चा करवाने में लगी रहती हो। राधा, मैंने कहा था ना, हमारी सासू माँ के राज में कोई चीज खरीद कर खाना कितना मुश्किल है। धन्य है हमारी सासू माँ। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुलोचना हर चीज में कंजूसी करती रहती थी। सुलोचना अपनी दोनों बहुओं को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। देखिए सुलोचना जी, मैंने आपकी दोनों बहुओं का चेकअप कर लिया है। राधा तो बिल्कुल ठीक है, पर रेखा को ताकत और खून बढ़ाने के लिए मैं एक दवाई अलग से लिख कर दे रही हूँ। तुम दोनों एक काम करो, पैदल टहलती हुई घर जाओ, मैं तुम दोनों की दवाइयाँ लेकर आती हूँ। पता नहीं, मेरा मन घबरा रहा है। राधा, सब कुछ ठीक होगा ना? अरे रेखा भाभी, आप घबराओ नहीं, डॉक्टर ने दवाई लिखकर दे दी है ना, उससे आप ठीक हो जाओगे। माँ जी दवाइयाँ लेकर घर आ जाएंगी। आओ सामने से गोलगप्पे खाते हैं। सुलोचना दवाई की दुकान से दवाई लेने लगती है। क्या 600 रुपए का एक पत्ता दवाई का? और कितने पत्ते लेने हैं? 4, यानी कि 2400 रुपए के 4 पत्ते।
एक काम करो भैया, तुम ना ये दवाई रहने ही दो, बाकी की दवाइयां दे दो। ये डॉक्टर भी ना फालतू की दवाइयां लिख देते हैं। एक दवाई नहीं भी खाएगी तो कौन सा ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। चुपचाप ये दवाई खाने को दे दूंगी। रेखा बहू को बड़ा पता चल रहा है कौन सी दवाई कम है। डिलीवरी के दिन पूरे होने में अभी समय था, पर रेखा के डिलीवरी का दर्द छिड़ जाता है। सब लोग रेखा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर, अब रेखा कैसी है? रेखा के अंदर खून की बहुत कमी है। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि वो लेबर पेन झेल पाए। हमें उसका बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। रेखा की जान को खतरा है। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मैंने रेखा को जो दवाई लिखकर दी थी वो दवाई बहुत असरदार थी। आपने समय पर रेखा को वो जो मैंने अलग से दवाई लिखकर दी थी वो दी थी ना? मैं राधा से फोन पर पूछता हूँ, उसे पता होगा। सलील, रेखा भाभी की तबीयत कैसी है? हाँ, दवाइयाँ तो वो समय पर ही ले रही थी। 1 मिनट रुको, मैं उनकी दवाई के डिब्बे में देखती हूँ। कौन सी दवाई बता रही है डॉक्टर? सलील, वो दवाई का पत्ता तो इन दवाइयों में है ही नहीं। मैं सब कहानी समझ गया सलील बेटा। ये सब किया धरा सुलोचना तुम्हारा ही है। तुम्हारी वजह से आज रेखा बहू की जान खतरे में है। तुमने थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी बहू और होने वाले बच्चे की जान खतरे में डाल दी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सुलोचना। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? आपको तो पता था ना कि हमारी शादी के 4 साल बाद रेखा गर्भवती हुई थी, और हमारे लिए ये आने वाला बच्चा कितना अनमोल है। अगर रेखा या मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा माँ। मुझे माफ कर दो अनिल बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कंजूसी की जिसका परिणाम आज मुझे ये मिला है। सुनो जी, आप भी मुझे माफ कर दो। मैंने बड़ी ही भूल कर दी। हे गणपति बप्पा, मेरी बहू और होने वाले बच्चे की रक्षा करना। मैं जीवन में कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। बधाई हो सुलोचना जी, आपकी बहू को प्यारी सी बेटी हुई है। आपकी बहू और पोती दोनों ही स्वस्थ हैं। क्या मेरी पोती पैदा हुई है? डॉक्टर, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुनो जी, मैं दादी बन गई, दादी। हाँ हाँ सुलोचना, मैं भी तो पोती का दादा बन गया। सुलोचना अपनी पोती को गोद में लेकर खूब प्यार करती है, मानो अपनी पोती को गोद में लेकर उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। सुलोचना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। कुछ दिनों बाद राधा भी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। दोनों बहुओं की गोद भरने से सुलोचना बहुत खुश थी। अब उसने अपने व्यवहार को बदल दिया था। ये देखकर सब बहुत खुश थे।